हिटलर की महत्वाकांक्षा से प्रेरित नाजी युद्ध मशीन यूरोप में तूफान की तरह फैल गई। पोलैंड जल्दी ही गिर गया। उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे और फ्रांस। लगातार मिली इन जीतों ने हिटलर के अहंकार को बढ़ा दिया। वह खुद को अजेय मानने लगा था, एक सैन्य प्रतिभा जिसे दुनिया पर राज करना तय था। हालांकि शुरुआती जीत ने हिटलर की रणनीतिक सोच में घातक खामियों को छुपा दिया था। उसने अपने दुश्मनों को कम आंका और अपनी सेनाओं की क्षमताओं को ज्यादा। वेहरमाच्ट, जर्मनी की सशस्त्र सेना, वास्तव में दुर्जेय थी। वे अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और बेरहमी से काम करते थे। हालांकि उनकी शुरुआती जीत उतनी ही बेहतर ताकत का नतीजा थी जितनी कि अचानक हमला और गति का। हिटलर का दांव ब्लिट्जक्रेग पर बिजली की गति से हमला करने की एक रणनीति काम कर गई थी। शुरुआती सफलता ने उसे बहुत ज्यादा फैल जाने के खतरों और अपने दुश्मनों के लचीलेपन के प्रति अंधा कर दिया। खास तौर पर फ्रांस के पतन ने हिटलर के अपनी अजेयता में विश्वास की पुष्टि की। पेरिस पर कब्जा कर लिया गया और फ्रांस को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जीत ने दुनिया में हलचल मचा दी। हालांकि जिस आसानी से फ्रांस गिरा वह भ्रामक था। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल के अड़ियल नेतृत्व में ब्रिटेन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन की लड़ाई, एक भयंकर हवाई अभियान इंग्लैंड के ऊपर आसमान में छिड़ गई। अपनी शुरुआती जीत से उत्साहित हिटलर ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर एक विशाल आक्रमण ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। यह फैसला एक बहुत बड़ी भूल थी जिसने अंततः उसके भाग्य को सील कर दिया। हिटलर का मानना था कि सोवियत संघ कमजोर है और जीत के लिए तैयार है। उसने सोवियत लोगों के आकार, संसाधनों और दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। आक्रमण के शुरुआती चरणों ने हिटलर के आशावाद की पुष्टि की। जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी और उसने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि सोवियत संघ बहुत विशाल था, उसके लोग बहुत लचीले थे, आसानी से जीते नहीं जा सकते थे। जैसे ही कड़ा रूसी सर्दी शुरू हुई, वेहरमाच्ट क्रूर परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोवियत संघ पर आक्रमण एक बहुत बड़ी रणनीतिक आपदा थी। जैसे ही यूरोप में युद्ध छिड़ा, एक और ताकत बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ रहा था। हालांकि दिसंबर 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले ने अलगाववाद के किसी भी ढोंग को चकनाचूर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की और जर्मनी ने एक भयानक फैसले में संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश ने वैश्विक संघर्ष को बदल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विशाल औद्योगिक और सैन्य शक्ति थी। अमेरिकी कारखाने आश्चर्यजनक दर से टैंक, विमान और जहाजों का निर्माण कर रहे थे। अमेरिकी सैनिक, नाविक और वायु सैनिक उद्देश्य की भावना से भरे हुए लड़ाई में कूद पड़े। यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं के आगमन ने शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से धुरी शक्तियों के खिलाफ झुका दिया। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगियों, खासकर ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ को महत्वपूर्ण सामग्री सहायता प्रदान की। 1941 में कांग्रेस द्वारा पारित लैंड लीज अधिनियम ने राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे देश को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जिसकी रक्षा को संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करने का हिटलर का फैसला एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। हिटलर की नेतृत्व शैली, जिसमें शक, अनिर्णय और विशेषज्ञ सलाह के प्रति अवमानना शामिल थी, ने जर्मनी के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अपने आप को चापलूसों से घेर लिया जो उसके गलत फैसलों को चुनौती देने से बहुत डरते थे। असहमति बर्दाश्त नहीं की जाती थी
और जो लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत करते थे उन्हें अक्सर उनके पदों से हटा दिया जाता था या बदतर। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और जर्मन भाग्य कमजोर होता गया, हिटलर का व्यवहार और भी अनिश्चित होता गया। वह कल्पना की दुनिया में चला गया, इस विश्वास के साथ कि जर्मनी अभी भी इच्छा शक्ति से जीत हासिल कर सकता है। उसने सैन्य अभियानों का सूक्ष्म प्रबंधन किया, अक्सर अपने अनुभवी जनरलों की सलाह को दरकिनार कर दिया। हिटलर के त्रुटिपूर्ण नेतृत्व के सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक स्टेलिनग्राद से जर्मन सेना को पीछे हटने की अनुमति देने से इनकार करना था। घिरे होने और भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद हिटलर ने छठी सेना को खड़े रहने और मौत से लड़ने का आदेश दिया। इसका परिणाम एक भयावह हार के रूप में हुआ, जिसमें सैकड़ों हजारों जर्मन सैनिक मारे गए या पकड़े गए। 6 जून 1944 को यूरोप में युद्ध का रुख निर्णायक रूप से बदल गया। उस दिन, जिसे डी डे के रूप में जाना जाता है, जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर की कमान में मित्र देशों की सेना ने फ्रांस के नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। वर्षों की योजना में चल रहा यह साहसिक अभियान नाजी अत्याचार से पश्चिमी यूरोप की मुक्ति की शुरुआत का प्रतीक था। डी डे लैंडिंग मित्र देशों के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के साहस और बलिदान का प्रमाण थे, जिन्होंने ऑपरेशन में भाग लिया था। उन्हें जर्मन रक्षकों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो समुद्र तट के साथ खोदे गए थे। हालांकि आक्रमण का विशाल पैमाना मित्र देशों की सेना के दृढ़ संकल्प के साथ भारी पड़ा। डी डे लैंडिंग की सफलता ने पश्चिमी यूरोप में मित्र राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पकड़ स्थापित की। नॉर्मंडी में अपने ठिकानों से मित्र देशों की सेना, जिसमें अमेरिकी, ब्रिटिश, कनाडाई और फ्री फ्रांसीसी सैनिक शामिल थे, ने पेरिस को आजाद कराते हुए और जर्मनों को उनकी सीमाओं की ओर वापस खदेड़ते हुए आगे बढ़े। फ्रांस की मुक्ति युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने जर्मनों का मनोबल गिराया और मित्र राष्ट्रों का मनोबल बढ़ाया। डी डे आक्रमण ने नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत को भी चिह्नित किया। सफल डी डे लैंडिंग के बाद मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी की ओर लगातार आगे बढ़ीं। लाल सेना पूर्वी मोर्चे पर ज्वार पलटते हुए पश्चिम की ओर बढ़ी और नाजी कब्जे से पूर्वी यूरोप को आजाद कराया। पश्चिमी सहयोगी अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं के नेतृत्व में पश्चिम से आगे बढ़े और फ्रांस और निचले देशों को आजाद कराया। बढ़ते नुकसान और घटते संसाधनों का सामना करने के बावजूद जर्मन सेना ने पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई जारी रखी। प्रचार और मित्र देशों के प्रतिशोध के डर से प्रेरित होकर जर्मन सैनिकों और नागरिकों ने समान रूप से मित्र देशों की प्रगति का विरोध किया। हालांकि युद्ध के परिणाम पर अब संदेह नहीं था। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और उनके सहयोगियों की संयुक्त सेना जर्मनी पर काबू पाने के लिए बहुत शक्तिशाली साबित हुई। जैसे जैसे मित्र राष्ट्र जर्मनी के करीब पहुंचे, नाजी शासन की पूरी भयावहता दुनिया के सामने आ गई। ऑशविट्ज बिरकेनो जैसे एकाग्रता शिविरों की मुक्ति ने नाजी बर्बरता की गहराई को उजागर किया। 1945 की शुरुआत तक नाजी जर्मनी के लिए अंत निश्चित था। सोवियत सेना पूर्वी यूरोप में अपना रास्ता बनाते हुए बर्लिन के बाहरी इलाके में पहुंच गई। पश्चिमी सहयोगी राइन नदी को पार करके पश्चिम से आगे बढ़ रहे थे। एक चंगुल में फंसे एक बार शक्तिशाली तीसरा रह अंदर से ही ढह गया। जैसे ही सोवियत सेना ने बर्लिन पर धावा बोल दिया, हिटलर अपने भूमिगत बंकर में पीछे हट गया, जो उसके शासन के पतन का प्रतीक था। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सैनिकों के कुछ ही ब्लॉक दूर होने पर हिटलर ने आत्महत्या कर ली। बर्लिन का पतन यूरोप में युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था। हिटलर का पतन उसके अपने अहंकार और रणनीतिक भूलों का प्रत्यक्ष परिणाम था।
ब्लिट्जक्रेग रणनीति और अचानक हमले से प्रेरित उसकी शुरुआती जीत ने उसे शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की वास्तविकताओं के प्रति अंधा कर दिया। सोवियत संघ पर उसका आक्रमण वैचारिक कट्टरता और सोवियत क्षमताओं की एक बुनियादी गलतफहमी से प्रेरित एक निर्णय, एक घातक गलत अनुमान साबित हुआ। हिटलर के कार्यों के परिणाम विनाशकारी थे, न केवल जर्मनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। संघर्ष में लाखों लोग मारे गए, नाजी आक्रमण, नरसंहार और युद्ध की अथक मशीनरी के शिकार हुए। युद्ध के बाद दुनिया नाजी अपराधों की विशालता और एक बिखरे हुए यूरोप के पुनर्निर्माण की चुनौतियों से जूझ रही थी। 1945 और 1949 के बीच आयोजित नूर्नबर्ग ट्रायल ने नाजी नेताओं को प्रलय और अन्य युद्ध अपराधों में उनकी भूमिकाओं के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा किया। द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। नाजी जर्मनी और शाही जापान की हार ने एक नए युग की शुरुआत की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिद्वंद्विता का प्रभुत्व था। शीत युद्ध, इन दो महाशक्तियों के बीच एक भू राजनीतिक संघर्ष आने वाले दशकों तक वैश्विक राजनीति को आकार देगा। प्रलय की भयावहता ने मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के निर्माण पर नए सिरे से जोर दिया। युद्ध ने उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया, क्योंकि संघर्ष से कमजोर यूरोपीय शक्तियों को अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने संघर्ष के बाद थे। राष्ट्रवाद, उग्रवाद और अनियंत्रित आक्रामकता के खतरे आज भी उतने ही वास्तविक हैं जितने तब थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कूटनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का महत्व पहले कभी इतना अधिक नहीं रहा। प्रलय, घृणा और असहिष्णुता के परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। इसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। नाजी अत्याचार को हराने के लिए लड़ने वालों द्वारा किए गए बलिदानों को और अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने का प्रयास करके सम्मानित किया जाना चाहिए। केवल सतर्कता, करुणा और साझा मानवता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम अतीत की भयावहता को दोहराए जाने से रोकने की आशा कर सकते हैं।